नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं वो है राजस्थान की एनसीईआरटी जो बुक चलती है कक्षा 8 के लिए भूगोल, इसका नाम होता है संसाधन एवं विकास। इसका मेगा वीडियो मैं लेके आया हूं आपके लिए। इसके अंदर पूरी कंप्लीट जो बुक है वो पूरी मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रतियोगिता एग्जाम की, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। पहला आपके जो टॉपिक है वो है संसाधन। संसाधन क्या होता है? तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाता है। संसाधन किसे कहेंगे? वह वस्तुएं जिनका उपयोग है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, उसे क्या कहेंगे? संसाधन कहते हैं। संसाधन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वो प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं कि वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, मतलब प्रकृति से प्राप्त होने वाले जो संसाधन हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। अब संसाधन कौन से होंगे? जो वो सारी वस्तुएं होगी जिसका उपयोग है हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वो संसाधन है। तो वो जिनसे हम प्रकृति से प्राप्त करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उनका है बिना उपयोग में लाए, जैसे है ना, अधिक संशोधन नहीं किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अपन सब्जी कहें तो सब्जी है प्रकृति से प्राप्त होती है, उसके अंदर कोई संशोधन नहीं करते, तो वो अपने लिए क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संसाधन हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। प्राकृतिक संसाधन है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं तो वो बात कर लेते हैं अपन। चलो ओके। जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, मतलब वो प्राकृतिक संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा है इसका अपन पुनः उपयोग कर सकते हैं। पवन ऊर्जा है, जल, मृदा और वन ना, ये नए समाप्त होने वाले हैं। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होंगे? जिनके भंडार सीमित है और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में वर्ष लग जाते हैं। मतलब ये नवीकृत होते ही नहीं है, और यदि होते हैं तो एक व्यक्ति है इसका पुनः उपयोग नहीं कर सकता है एक बार यूज करने के बाद। जैसे कोयला है पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कोयले को अपन जलाएंगे तो सीधी क्या बन जाएगी? राख बन जाएगी, तो इनका पुनः प्रयोग नहीं होगा। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का सीधा धुआं होगा, और प्राकृतिक गैस है, जैसे ये कोयला है तो वनस्पति से बनेगा, पेट्रोलियम है ये भी किनसे बनता है? जीवाश्म है, इनसे बनता है, और प्राकृतिक गैस है ये भी जीवाश्म से बनती है। अब बात करते हैं दूसरा जो प्राकृतिक संसाधन है, जो संसाधन का प्रकार है वो है मानव निर्मित प्राकृतिक संसाधन, निर्मित संसाधन। प्राकृतिक पदार्थों अर्थात संसाधनों को मानव द्वारा मूल परिवर्तित करके संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे पुल है, मान लो कि क्या अपन ने है, सीमेंट है, सीमेंट से अपन ने क्या बना दिया है? पुल बना दिया है। तो पुल जो है ना वो क्या हो जाएगा? आपका मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। सड़क है, कंक्रीट है ना, अपन ने क्या प्राप्त किया है? प्रकृति से पत्थर प्राप्त किए हैं, और पत्थरों से अपन ने क्या बना दिया है? सड़क बना दी है। मशीनें हैं, प्रकृति से लोहा प्राप्त करके। वाहन है, प्रौद्योगिकी है, ये सारे है क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। उसके आगे बात करें तो आपका तीसरे नंबर का है मानव खुद है, वो क्या है? एक संसाधन है। ध्यान रखना, अपन खुद क्या है? एक संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन अलग है, प्राकृतिक संसाधन अलग है, और मानव संसाधन अलग है। तो लोगों की संख्या और योग्यता, अर्थात मानसिक जो योग्यता और शारीरिक योग्यता है, ये भी एक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। संसाधन है, इनका संरक्षण कैसे किया जाता है? संसाधन संरक्षण क्या है? तो संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। फिर है आपका सतत पोषणीय विकास आता है।
संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? आपके सतत पोषणीय विकास है। सतत पोषणीय विकास को होगा कि संसाधनों का अपन उपयोग तो कर रहे हैं, परंतु उपयोग है अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, परंतु ये भी अपन ध्यान में रख रहे हैं कि भविष्य में है अपने आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी ये बचा कर रखें। तो इनका जो संरक्षण है ये क्या कहलाएगा? संतुलित है, अपन उपयोग कर रहे हैं, ये सतत पोषणीय विकास है। इसके बाद में बात करते हैं अपन, तो आता है मृदा। यह आपका एक अगला लेसन है, ठीक है ना। मृदा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन। विश्व की 90% जो जनसंख्या है वो भूमि क्षेत्र के और 80% जो भाग है पर ही रहती है, सॉरी 30% भाग पर रहती है। देखो, मान लो कि ये पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी का भाग है अपने रहने के लिए कितना है? केवल और केवल 30% है, और बाकी ये जल है और ये पर आपका क्या है? थल है। अब जनसंख्या का 90% जो भाग है ना वो इतने भाग पर रह रहा है, ये ध्यान रखना। 90% है, भाग 30% पे रह रहा है, इतना है, इतने के भी पूरी जमीन है, तो इस पर ये 30% में ये रह रहा है। बाकी में क्या हो सकता है? तो बाकी में देखो, पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर अर्थात भूमि है, वहां पर क्या हो सकते हैं? पहाड़ है या फिर क्या है? जंगल है। इस वजह से नहीं रह पाता है। मृदा किसे कहते हैं? मतलब मिट्टी किसे कहते हैं? मृदा के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत है, वो क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। फिर आपका आता है भूस्खलन। शेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी का वृत्त संचलन क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन होते क्यों है? भूस्खलन क्या होता है? जैसे कि ये ऊपर की जमीन है, मान लो ये पर्वत वगैरह है, ये जो जमीन है ये लुढ़क कर यहाँ से ये जो टूट कर ये है नीचे आ जाएगी, उसे क्या कहते हैं? भूस्खलन कहेंगे। भूस्खलन समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ऊपर का जो भी मलबा होता है वो मलबा टूट कर किसी वजह से, इसकी वजह क्या हो सकती है? जैसे कि ये भूकंप है, भूकंप आएगा तो ऊपर की जमीन है टूटेगी और फिर क्या आ जाएगी? नीचे आएगी भूस्खलन। तो आपने ये पहाड़ी इलाके जो भी है उनमें देखे होंगे, जैसे अभी अमरनाथ यात्रा हो रही थी, ठीक है ना। अमरनाथ जो यात्रा है ना, इसके अंदर अभी है यात्री, काफी 8 यात्री है, वो इस भूस्खलन में दफन हो गए थे। तो जो भूकंप है, बाढ़ है, ज्वालामुखी है, या लंबे समय तक भारी वर्षा होती है तो बारिश ज्यादा होगी तो भी भूस्खलन हो सकता है। आगे बात करते हैं मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका क्या है? तो मृदा का निर्माण इस तरह ना, इसको अपन देख लेते हैं। ये ऊपर आपको ये दिख रहा है जैसे कि अपन रह रहे हैं, यहाँ पर ये वनस्पति है। इसका जो ऊपरी भाग है यह है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? उपजाऊ मिट्टी कह सकते हैं अपन। ह्यूमस क्या हो जाएगा आपका? उपजाऊ मिट्टी। और वनस्पति के साथ ऊपरी जो मृदा होती है वो ह्यूमस है, मतलब ये है। और इसके नीचे जो है ना, मतलब छोटी परत होती है। ह्यूमस बिल्कुल छोटी परत है, उपजाऊ तो बिल्कुल छोटी परत होती है। उसके नीचे बालू, गाद, क्ले के साथ में जो उपजाऊ मृदा है, ये उपजाऊ मृदा का परत होता है। इसकी नीचे की जो लेयर होती है वह अपक्षेत्र चट्टानी मृदा है, और इसके नीचे जो है यह है जनक मृदा। ये ऐसा सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है मृदा परिच्छेदक का वो समझाइए, तो आप इस प्रकार से समझा सकते हैं। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा जो निर्माण होती है वो कैसे होती है, इसके अंदर कौन कौन से गुण है अपना योगदान देते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, जैसे जनक शेल है, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारंपरिकता को निर्धारित करती है। जैसे जनक शेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा की ये जो पारगम्यता है उसको निर्धारित करती है। जलवायु
तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ये जो है ना, जलवायु है, तापमान है, वर्षा है या अपक्षय है, ये ह्यूमस जो है, जब उपजाऊ मृदा मिट्टी की ऊपरी जो लेयर है, इनके निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय, मृदा परिशेदिका की मोटाई को निर्धारित करते हैं। जो समय है ना, जो मृदा है कि इसकी मोटाई कितनी होगी, वो समय पर निर्भर करती है। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव है, ह्यूमस की दर को प्रभावित करते हैं। 1 मिनट में पेन ऐड कर लेता हूँ। ओके। और उच्छावस, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। तो ये मृदा परिशेदिका और मृदा को प्रभावित करने वाले जो वो अपन ने देखा है इसमें। फिर मृदा संरक्षण की विधियां हैं। मिट्टी है, इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से अपन देख लेते हैं। जैसे मृदा है, इसका संरक्षण की विधि है, जिसे मल्च बनाना क्या होता है। पौधों के बीच की अनावृत भूमि को जैव पदार्थों से ढकना, जिससे मृदा की आर्द्रता बनी रहती है। जैसे ये पौधे हैं, ठीक है, ये जो पौधे हैं बीच बीच में, ये मैं मान लो ये पौधे हैं, तो इनके जो बीच की भूमि है, इसको क्या है, किसी से अनावृत भूमि को जैव पदार्थों से, मान लो कि यहाँ घास फूस है, छोटी छोटी है, वो बेल लगा देते हैं, और बेल से है भूमि है वो ढक जाएगी और सूखेगी नहीं, और मृदा है वो अपर्दन नहीं होगी। तो ये है क्या कहलाएगी, मल्च बनाना कहलाती है। फिर है वेदी का फार्म। वेदी का फार्म क्या होगी, तीव्र ढाल वाली भूमि पर सीढ़ीदार खेत का निर्माण करना। मतलब भूमि है तीव्र ढाल वाली है, इस पर है सीढ़ीदार खेत अपन निर्माण करेंगे, जैसे ऐसे खेत है वो निर्माण कर देना। इनसे क्या है, पानी का जो वेग है वो कम पड़ेगा और मृदा है वो मिट्टी है वो नीचे नहीं आएगी। फिर है समोच्च रेख की जुताई। पहाड़ी ढाल पर ढाल की तिरछी समांतर, ये क्या है, ये ढाल है तो ढाल के ऐसी जुताई कर लेना, इस प्रकार से जुताई करना, तो ये क्या कहलाएगी, समोच्च रेख की जुताई कहलाएगी। और फिर है रक्षक मेखला। तटीय तथा शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए एक कतार में वृक्षों को लगाना। ये रक्षक मेखला तो क्या हो जाएगी, ऐसे है एक कतार में वृक्ष लगा दिए, फिर ऐसे और वृक्ष लगा दिए, तो यह हवा जो आएगी इनका वेग कम हो जाएगा और मिट्टी है वो हवा के साथ में जाएगी नहीं। फिर है चट्टान बांध। चट्टान जल प्रवाह को कम करने हेतु ये इनका निर्माण किया जाता है। बीज की फसल उगाना, ये क्या है, क्रॉप रोटेशन होगा। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न परतें फसलें है एकांतर कतारों के अंदर लगाना। आगे देखते क्या है, फिर एक जल है। जल क्या होता है, एक टपकता नल 1 वर्ष में 1200 लीटर जल पदार्थ व्यर्थ पाता है। तो भैया टपकता हुआ नल है, बिल्कुल ठीक कर ले। पारितंत्र, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। देखो सभी है एक दूसरे पर निर्भर है। मैं मान लेता हूं यहाँ पर ये घास है और घास को खाता है चूहा। चूहा को कौन खा रहा है, बिल्ली खा रहा है। मतलब ये सभी एक दूसरे पर निर्भर है और ये क्या कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है। फिर राष्ट्रीय उद्यान, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। भविष्य के लिए प्रकृति के अपना रूप बनाए रखे, इसके लिए है एक प्राकृतिक क्षेत्र को है क्या कर लेते हैं अपन, नामित कर लेते हैं, रक्षित करते हैं, रिजर्व कर लेते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपके राष्ट्रीय उद्यान कहलाएगा। तो ये पार्ट मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, इनकी पार्ट वाइज मैं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबे लंबे हो रहे हैं और रिकॉर्ड करने में मुझे समस्या आ रही है। तो अगला पार्ट है मैं डेली आपके लिए लेके आता रहूँगा। ये वीडियो है अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर लेना, और ये आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना, और आवाज़ भी कैसी आ रही है ये भी मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, आऊँगा नया वीडियो लेके जस्ट आपके साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।